नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। चुनाव की भले ही घोषणा ना हुई हो, लेकिन हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे सभी राजनीतिक दलों का एक ही एजेंडा है, जनाधार बढ़ाया जाए। कैसे बढ़ाया जाए, क्या कुछ किया जाए, क्या बड़ा क्या छोटा, क्या कौन सी शख्सियत। सत्ता के संग्राम को फतेह करने के लिए सब तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बस एक ही कोशिश है कि कैसे भी सत्ता के शीर्ष तक, सत्ता के उस सिंहासन तक पहुंचा जा सके। मैदान में बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस जैसे बड़े दल तो ताल ठोक ही रहे हैं। वहीं राजनीति की इसी म्यूजिकल चेयर में छोटे दलों ने संग्राम को दिलचस्प बना दिया है। छोटे दलों की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सभी बड़े दलों की कोशिश है कि कैसे भी छोटे दलों को अपने साथ ले लिया जाए। यूपी के सियासी समर में ओबीसी, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण राजनीति अपने शबाब पर है। हर दल शहमात के खेल में लगा हुआ है, जहां जिसे जैसे मौका मिल रहा है। एक और जहां विपक्ष ब्राह्मणों पर अत्याचार और ओबीसी जनगणना जैसे मुद्दों को उठाकर बीजेपी को घेर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ओवैसी की एंट्री ने सपा की अल्पसंख्यक राजनीति पर प्रतिघात करने का काम किया। इन्हीं हालातों को देखते हुए सपा और बीजेपी के उन दलों के साथ गठबंधन हो रहे हैं जिनका नाम या तो किसी ने सुना होगा तो इन दलों के नाम याद नहीं रहे होंगे। तो सवाल ऐसे में ये उठता है, जिन नेताओं और दलों की 4.5 साल तक कोई पूछ नहीं थी, वो अचानक से इतने अहमियत वाले कैसे हो गए। राज की बात तो यह है कि महान दल, वीआईपी, निषाद पार्टी जैसे दलों और नेताओं का जनाधार भले ही सीमित है, लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट चुनाव प्रणाली में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस चुनाव में एक एक वोट का महत्व हो, वहां 5 से 10% की संभावनाओं को अपने साथ सहेजे छोटे दलों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये तमाम बड़े दल समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर सत्तारूढ़ बीजेपी भले ही बेहद मजबूत दिखाई दे रही हो, लेकिन राजनीतिक चुनौतियां भी कम नहीं हैं। खासकर कोरोना, किसान आंदोलन और महंगाई के मुद्दों को लेकर कोई भी दल पूरी तरह से आश्वस्त नहीं दिखाई दे रहा। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष को भी इसी तरह की चिंता है। सभी बड़े दलों को चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए छोटे दलों का सहारा लेना पड़ रहा है, उन्हें साधना पड़ रहा है कि ये उनकी मजबूरी हो गई है। छोटे दल भले ही जिलों तक सीमित हो, लेकिन उनका ये छोटा आधार बड़े दलों के लिए एक बड़ा संबल बन सकता है। ये बात समझ रही है बीजेपी भी और समाजवादी पार्टी भी, और उसे अमली जामा भी पहना रही है। यूपी में बीते चुनाव के दौरान 300 से ज्यादा सीटों का भारी भरकम बहुमत लेकर आई सत्तारूढ़ बीजेपी भी अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चलती हुई दिखाई दे रही है। अपना दल और निषाद पार्टी के साथ उसने समझौता कर लिया है। वहीं कई छोटे मोटे नए सहयोगों को भी साथ में जोड़ने के लिए बीजेपी तैयार है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने ओपी राजभर की सुभाषपा, जयंत चौधरी की आरएलटी, केशव देव मौर्य के महान पार्टी के साथ साथ शिवपाल यादव की प्रसपा के साथ भी गठबंधन करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। यानी कि साफ है, बीजेपी और सपा दोनों छोटे दलों को साथ लेकर मजबूत सेना बनाने में लगी हुई है, ताकि जैसे ही चुनावी समर की घोषणा की जाए वो अच्छी खासी स्थिति में खड़े हों। वहीं बीएसपी और कांग्रेस अब भी बिना साथ के खड़े हुए हैं, एकला चलो की रणनीति पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे 2014 हो या फिर 2017 या फिर बात कर ले 2019 की, छोटे दलों को साथ लेकर बीजेपी ने कैसे चुनावी नैया को पार किया, ये सबको याद है, सबको पता है, हर कोई वाकिफ है। एक जातीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले इन दलों के कंधे पर बीजेपी ने बंदूक रखकर बड़ी जीत दर्ज की। वहीं सपा ने 2017 में कांग्रेस तो 2019 में बसपा जैसी बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन किया, लेकिन दोनों ही बार उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। अब लगता है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने करारी हारों से सबक लेते हुए बीजेपी वाली रणनीति पर अमल कर लिया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि 400 सीटें जीतने का दावा करने वाले अखिलेश और 330 पार का नारा देने वाली बीजेपी, इन दोनों छोटे दलों को ये दोनों पार्टियां कितनी कितनी सीटें देकर साधेगी और इनका कैसे मान मनोबल होगा। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। और भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन छोटे दलों का हाथ क्या सत्ता का दिलाएगा साथ। जिस तरह से छोटे दलों को अपने साथ लेकर 2022 की चुनावी बिसात बिछाई जा रही है, ऐसे में क्या ये साथ कर पाएगा कमाल। बीजेपी की राह पर सपा, क्या वोटर करेगा इन पर अपनी कृपा, क्या वोटर्स का आशीर्वाद इन्हें मिल पाएगा। बड़े दलों की मजबूरी, आखिर छोटे दल क्यों हो गए हैं इतने जरूरी।
जिन 4-4.5 सालों के दौरान जिन्हें पूछा तक नहीं जाता था, आज वो इतनी अहमियत कैसे रखने लगे? चाचा भतीजे की जोड़ी क्या पार कराएगी 2022 की चुनौती? योगी अखिलेश की जंग, बीएसपी कांग्रेस क्यों नहीं है किसी के संग? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय बना हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी नेता अश्विनी शाही जी जुड़े हुए, बहुत स्वागत करती हैं सर आपका। सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। प्रदीप सिंह कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है। अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़े हुए, राष्ट्रीय महासचिव है सुभाषपा पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत। अक्षय पटेल जी हमारे साथ जुटे हुए हैं, नेता है अपना दल एस के, आपका भी बहुत स्वागत है अक्षय पटेल जी। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत कपिल श्रीवास्तव जी आप ही के साथ। छोटे दलों का साथ क्या करेगा कमाल? अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की क्या लगा पाएंगे नैया पार? जी बिल्कुल बिल्कुल नैया पार लगाएंगे। और सबसे बड़ी चीज तो हम ये कहें और आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश और देश की जनता को हम हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां इस अवसर पे देते हैं कि सपा और प्रसपा का गठबंधन तय हो चुका है। और इस गठबंधन से एक बात और तय हो गई कि चाचा भतीजे मिल गए और योगी मोदी हिल गए। यानी कि योगी जी 2022 में और 2024 में मोदी जी को उखाड़ फेंकने की तैयारी समाजवादी पार्टी ने तमाम दलों के साथ गठबंधन करके, सबका विश्वास साथ ले करके, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एक एजेंडा तैयार करके, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय शिवपाल जी के नेतृत्व में, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में, आदरणीय संजय चौहान जी के नेतृत्व में और मौर्य जी के नेतृत्व में, साथ ही साथ हम जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के का झंडा लहराने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली का झंडा भी। तो ये जो समर की तैयारी हमने माइक्रो मैनेजमेंट करके की है, इसके लिए हम अपने सभी गठबंधन के साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश और देश को भी बधाई देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। यहाँ जितने पैनल में लोग बैठे हुए सबको मुबारकबाद देते हैं कि अब विनाशकारी लीला खेलने वाली भारतीय जनता पार्टी का समापन बहुत करीब है और आप सब लोग भी हम लोग के साथ 2022 में मिठाइयां खाइएगा। और एक चीज जरूर कहेंगे कि देखिए, दोनों तरफ चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो या समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो, इस गठबंधन में एक चीज तय है कि बिना गठबंधन के तो भाजपा भी नहीं है। कोई अगर ये कहे कि भाजपा जो है अपने ताकत पे लड़ रही है, तो ये 30 साल का जो एरा है, ये एरा ही लेकिन भाजपा की तो सर ये रणनीति रही थी, ये भाजपा की रणनीति रही ही थी कि छोटे दलों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ा जाए और उसमें उसे कामयाबी भी हासिल हुई। लेकिन क्या सपा ने सबक लिया अपनी पिछली हारों से? बड़े दलों को छोड़कर छोटे दलों के साथ जिस तरह से गठबंधन के रास्ते पर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये कहा जा सकता है सर पिछले हारों से सबक लेते हुए ये नई रणनीति पर आप लोग आगे बढ़ते हुए? देखिए कोई भी राजनीतिक दल, और हम विशेष करके हम अपने पार्टी की बात करते हैं, आपने खुद देखा है कि यूपीए के सरकार को हमने बाहर से समर्थन करते रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी, क्योंकि सांप्रदायिक दल से विनाश लीला को रोकना है तो हमें करना पड़ेगा। दूसरा, हमने कोशिश की कांग्रेस के साथ भी तालमेल करके 2017 के चुनाव में, हमने 2019 में बहुजन समाजवादी पार्टी रालोद और समाजवादी पार्टी महान दल भी एक हिस्सा थे। उसके बाद जो सामने चीजें आई, उसके बाद भी हम लोगों ने एक चीज कोशिश की, नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट ही इसका इलाज है। क्योंकि एक बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी काले अंग्रेजों की पार्टी है और ये डिवाइड एंड रूल को ही जानती है। ये जिस तरीके से हमारे ओबीसी भाइयों के साथ, हमारे दलित भाइयों के साथ, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के साथ फूट डोलो और राज करो की राजनीति खेलती रही है, समाजवादी पार्टी ने उसका तोड़ निकाल लिया है। और इसी के दम पे मैं आपको कह रहा हूं कि पूरे देश के अंदर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का जनता का कितना साथ मिल पाएगा, ये कितना कामयाब हो पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास, और भी पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही जी, काले अंग्रेजों की पार्टी है आपकी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और चाचा भतीजा मिल गए, योगी मोदी हिल गए, क्या कहिएगा सर?
अब देखिए, अब कपिल भाई ने कहावत कहा है तो अब हम वो नहीं कहेंगे। चाचा और आगे क्या कहेंगे भतीजा पाजी, अब वो देखिए क्या होता है। इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। देखिए, गठबंधन की राजनीति शिल्पा जी, गठबंधन बहुदलीय व्यवस्था पिछले 25-30 सालों से चली आ रही है और हम लोग उसके अंग हैं। ये कहने में कोई बुराई नहीं है और न कपीश जी की जो है हम वो बात करेंगे। थोड़ा सा मेरा आवाज वापस आ रही है, सही कराइए। ठीक है सर, मैं बोलती हूँ। कि गठबंधन कोई भी करे, अच्छी बात है, गठबंधन होना चाहिए। हाँ। सबको साथ में लेकर लड़ना चाहिए, लेकिन 17 और 19 समाजवादी पार्टी को नहीं भूलना चाहिए। 17 में 2 लड़कों की जोड़ी आई, क्या उनको नकार दिया लोगों ने? बुआ बबुआ की जोड़ी बनी, इन लोगों ने सोचा कि अब हम तो 20-20% की पार्टी हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इनसे ज्यादा परसेंट में रही। वोट परसेंट इनका 22 से घटकर 18% हो गया। और जिससे भी इन्होंने गठबंधन किया है, जैसे क्या नाम है, राजभर जी की पार्टी से गठबंधन हुआ है, इनका वोट परसेंटेज 0.78 के आसपास रहा है पिछले 17 में। उसके बाद एक दूसरे को ये लोग जोकर की संज्ञा दे रहे हैं, तो अभी से वो गठबंधन की दरारें दिखनी शुरू हो गई हैं। हमारे यहाँ जो गठबंधन होता है वो परिवार का होता है। अनुप्रिया जी के साथ हमारा गठबंधन है, वो हमारी परिवार की सदस्य हैं। हमारा संजय जी के साथ हमारा गठबंधन है, वो हमारे परिवार के सदस्य। कहीं कोई वो मनमुटाव की और किसी चीज की घटनाएं नहीं होती हैं। और सबसे बड़ी बात, शिवपाल सिंह जी को अपने बेटे को एडजस्ट करना था। अब उनकी राजनीति लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन अब सबसे ज्यादा दिक्कत कहां होगी कि उनके जो 100, 200, 300 जो अनुयायी हैं, उनके साथी हैं, उनको कहां टिकट अखिलेश जी देखना होगा, कहां एडजस्ट करते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि ये जो बहुते जोगी मठ के उजाड़ वाली स्थिति, जो एक कहावत कही जाती है शिल्पा जी, अब वो समाजवादी पार्टी की वही स्थिति होने वाली है आने वाले दिनों। चलिए, तो आपके अपने अपने दावे हैं, अब इन दावों में कितनी सच्चाई होगी आने वाला वक्त बताएगा। प्रदीप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। प्रदीप जी, सपा की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, अपने अपने कुनबे को बढ़ाते हुए, छोटे दलों को साथ लाकर अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है इस समय? बेहद कम समय अब बचा हुआ है। शिल्पा, देखिए, कोई भी राजनीतिक दल छोटा या बड़ा नहीं होता। अपनी अपनी विचारधारा के साथ उसको आगे बढ़ाने का काम उस राजनीतिक दल का नेतृत्व करता है। ये बात जरूर है, उत्तर प्रदेश ने पिछले 33 वर्षों में गैर कांग्रेसी सरकारों का कार्यकाल देखा है। लुटता उत्तर प्रदेश देखा है, दम घोटता हुआ उत्तर प्रदेश देखा है, देश में नौजवानों को बेरोजगार होते देखा है, सड़कें बदहाल देखी हैं, बढ़ती महंगाई देखी है। अब बात महत्वपूर्ण ये है कि वाकई में राजनीतिक विमर्श या बदलाव की राजनीति के लिए कौन राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ खड़ा है, उत्तर प्रदेश के किसान के साथ खड़ा है, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के साथ खड़ा है, जिनका दोहन पिछले 33 वर्षों में रहा है। इससे पहले की 33 वर्ष उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकाल रहा है। हमने पूर्वांचल की जब आप बात करते हैं तो निश्चित तौर पर अगर आज धान का कटोरा कहा जाता है तो इसलिए कहा जाता है कि हमारे कार्यकाल के मुख्यमंत्री श्री पंडित कमलापत त्रिपाठी जी के कार्यकाल में नहरों का जाल बिछा। जब हम पूर्वांचल में जब उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बात करते हैं तो गन्ना मिलें हमने लगाई। जब हम नौजवानों की बात करते हैं तो लगातार इन गैर कांग्रेसी सरकारों में कोई राजनीतिक दल, तो यही तो सर मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या आपको लग रहा है कि अब बिना किसी दल को साथ ले कांग्रेस उस मजबूती के साथ खड़ी हो पाएगी कि सरकार बना ली जाए? वो आपकी स्थिति हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। हम निश्चित तौर पर इस प्रदेश के युवाओं के साथ हमारा गठबंधन है, किसानों के साथ हमारा गठबंधन है, महिलाओं के साथ हमारा गठबंधन है। हम उन मुद्दों पर बात करते हैं, हम बेरोजगारी पर बात करते हैं, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम राजनीतिक दलों राजनीति में 40% आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन सीधे तौर पर यहाँ की जनता के साथ है, यहाँ के युवाओं के साथ है, यहाँ के किसानों के साथ है, ऐसे में आपको किसी और गठबंधन की आवश्यकता ही नहीं है? ठीक है, लौटती हूँ सर आपके पास। हमारे साथ अक्षय पटेल जी भी जुड़े हुए हैं, नेता है अपना दल एसके। अक्षय जी, जो बात प्रदीप जी ने कही, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश घुट रहा है? क्या कहेंगे सर विपक्ष के इस आरोप पर?
उत्तर प्रदेश आज के समय में जिस गठबंधन में चल रहा है, हमारे अपना दल सोनेलाल और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल के साथ जी पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा है। उत्तर प्रदेश में आज जितने शौचालय आवास जो बनकर खड़े हुए हैं गांव गांव में, पूरा जो जिस लो बिरादरी, जो सबसे कमजोर बिरादरी कह सकते हैं, जो कमेरा समाज कह सकते हैं, जो शोषित वंचित जो समाज है, जो रोज कमाता है रोज खाता है, जिसकी आबादी से हमारा लोकतंत्र आज मजबूत खड़ा हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी और अपने दल के साथ खड़ा है। और मैं इसी के साथ कहना चाहता हूं कि आप क्षेत्रों में, गांव के गलियों में जाकर देख लीजिए, किसी अन्यत्र लोगों से सर्वे करा लीजिए। मैं विपक्षी दलों के साथ ये कहना चाहता हूं, आप जाकर सर्वे करा लीजिए। आज के समय में जो सरकार फ्री में राशन दे रही है, फ्री में लोगों को अनाज मिल रहा है, सुविधा मिल रही है, बिजली की सुविधाएं मिल रही है, हर घर को नल से जोड़ा जा रहा है। आज के समय में हर व्यक्ति के मन में सिर्फ एक विचारधारा चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और अपना दल की विचारधारा को लेकर के ही आज पूरा उत्तर प्रदेश पुनः 2022 में आने वाला है और निश्चित रूप से पिछली बार से अधिक सीटों से हम इस बार विजय हासिल करेंगे। और मैं इससे ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता। ठीक है, अरुण राजभर जी, आपका ओपनिंग रिमार्क। अरुण जी, मेरी आवाज आप तक मिल रही है? लगता है आवाज पहुंच नहीं पा रही है। डॉक्टर सुनील कौशिक, आपका रुख करते हुए, जिन दलों की पूछ नहीं थी, हाँ जी अरुण जी बोलिए सर, आ रही है आपकी आवाज? अरुण जी, मेरी आवाज आप तक मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही है। लगता है आवाज। अरुण जी, मैं आपके पास लौटती हूँ। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक, जिन दलों की कोई पूछ तक नहीं हो रही थी, अब अचानक से वो इतनी महत्वपूर्ण हो गई हैं, किंग मेकर की पोजीशन में आ चुके हैं। अब हर दल उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहा है, अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है और कामयाब भी होता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर पर बीजेपी भी और समाजवादी पार्टी भी। यानी कि अगर उनकी कुछ शर्तों को मानकर उन्हें अपने में विलय भी कराया जाए, अपने साथ लेकर आगे बढ़ा जाए, तो इसमें भी कोई गुरेज नहीं। कैसे? शिल्पा जी, ऐसा नहीं है कि पहले पूछ नहीं थी। यार 2017 के और 2012 के चुनाव की समीक्षा करें तो इन छोटे छोटे राजनीतिक दलों की तब भी महत्ता थी। बस इतना अंतर मैं देखने को मैं महसूस कर पा रहा हूँ या समीक्षा कर पा रहा हूँ कि जो राजनीतिक दल 2017 में भाजपा के साथ थे, वो आज समाजवादी पार्टी के पास चले गए हैं। कुछ समाजवादी पार्टी के साथ थे, वो भाजपा के साथ आ गए हैं। संजय निषाद जी की बात की जाए, वो सपा के साथ रहे थे। यदि हम महान दल की बात करें या राजभर जी की पार्टी की बात करें, वो बीजेपी के साथ 2017 का चुनाव लड़े थे, वो आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हाँ। तो खैर, छोटे छोटे जो राजनीतिक दल हैं उनकी महत्ता होती है, लेकिन इतनी महत्ता नहीं होती कि वो पूरे प्रदेश पर अपना असर डाल पाएं, ये भी समझना होगा। जितने भी छोटे राजनीतिक दल हैं उनकी अधिकतर अपने क्षेत्र में 1 दर्जन सीटों पर उनका प्रभाव रहता है, जहां वो हराने और जिताने में थोड़ा सा उनकी स्थिति बनी रहती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अंतर वहां पेश कर दें वो जाकर के, या बहुत बड़ी हार जीत को वो बदल दें। ठीक है। लेकिन छोटा छोटा या कहीं भी हम बात करेंगे तो इतना है कि पूर्वांचल की हम बात करेंगे तो अपना दल और निषाद पार्टी की दोनों की बात करें तो कुर्मी के आसपास 5% वोट हैं, निषाद जी के भी 5 से 6% वोट हैं। तो वहां कुछ लगभग 17-18 सीटें ऐसी हैं जहां उनका प्रभाव रहता है। यदि हम राजभर जी की पार्टी की बात करें, पूरे प्रदेश की बात करें तो 2% के आसपास है। पूर्वांचल की बात करें तो 12 से 17% के आसपास उनका वोट है। तो उनकी यदि हम समीक्षा करें तो वो भी लगभग दर्जन भर सीट ऐसी हैं जहां वो अपना प्रभाव छोड़ते हैं और हारने जिताने की पोजीशन में रहते हैं। एकदम पश्चिम में लेकर के आएंगे तो पश्चिम में देखा जाए तो जैन जी की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल की हम बात करें तो जो जाट है वो लगभग वहां मुझे लगता है 30-35 सीटें ऐसी हैं जहां प्रभाव छोड़ते हैं, जहां जिताने हराने की स्थिति में जाट हैं। क्या वो उनके साथ हैं नहीं है, ये बात की बात है, लेकिन इतना उनका वजूद है कि वो पश्चिम में इतना अपना माजदा रखते हैं कि कम से कम जिताएंगे नहीं तो हराने की पोजीशन में वो हो सकते हैं। दूसरा क्या है कि अब निकल के आ गया आजाद समाज पार्टी, पश्चिम की मैं बात कर रहा हूँ। वहां भी जो चंद्रशेखर जी की पार्टी है वो भी लगभग 5 से 7 सीट ऐसी हैं जहां वो अपना प्रभुत्व रखती है, जहां हर सीट पर उनका 5 से 7 हजार वोट है। तो ये सब सारी
सारी जो चीजें हैं कि अब समीक्षा इस बात की करने की है कि अभी कांग्रेस किसी गठबंधन में नहीं आई है, बहुजन समाज पार्टी अभी किसी गठबंधन में नहीं है, इनके साथ कोई राजनीतिक दल अब जाना नहीं चाहते। तो क्या 2017 में जितना वोट कांग्रेस को और बहुजन समाज पार्टी को मिला, क्या उतना वोट 2022 के चुनाव में मिलेगा? यदि वो वोट उतना ही मिलता है तो मुझे लगता है कि ये जो चुनाव होगा वो 3 जगह वोट बटेगा। तो इस 3 जगह यदि वोट बढ़ता है तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो अब ये करने की बात है कि कांग्रेस अभी पीछे के पर्दे से, ये कपिश जी बात माने या न माने, लेकिन अभी कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी की बात चल रही है गठबंधन में आने के लिए। कुछ सीटें ज्यादा मांगी जा रही हैं, कुछ सीटें ये कम देने के प्रयास में हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। लेकिन यदि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ती हैं तो मुझे लगता है कि भाजपा को इसका फायदा मिलेगा। 2022 में सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हम विश्लेषण कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये मजबूरी हो गई है बड़े दलों की छोटे दलों के साथ मिलकर आगे बढ़ना? क्योंकि जब बड़े दलों का गठबंधन हुआ था वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था। ऐसे में क्या उससे सबक लेते हुए अब समाजवादी पार्टी भी इस तरफ यानी कि छोटे दलों की तरफ रुख करती हुई? हमारे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल का रुख करते हुए कपिश श्रीवास्तव जी, आप ही का रुख करूंगी। क्या लग रहा है सर? कहा जा रहा है कि ये मजबूरी भी है कहीं ना कहीं। भाई बड़े दलों के साथ एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो बचा क्या? छोटे दल। अब भाई जितना आ सके उतना समेट लीजिए, बटोर लीजिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि अभी हमारे डॉक्टर साहब कौशिक जी ने विश्लेषण किया है और महत्व बताया है। और लोकतंत्र में एक एक वोट का मतलब होता है। उसको समेकित करके लेके चलना पड़ेगा। जन जन की भावनाओं को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा, उनके लिए विकास के मानक को तय करना पड़ेगा और उनकी सहभागिता लेनी पड़ेगी। क्योंकि बिना सहभागी बनाए उनकी समस्याओं का निदान आप कैसे करेंगे? तो ये कोई मजबूरी नहीं है, गठबंधन जरूरी है क्योंकि एरा चल रहा है। 38 से 42 दलों से गठबंधन कर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आई थी और धीरे धीरे करते करते अब वो 3-4 दल उत्तर प्रदेश के अंदर उसके पास रह गए। कारण ये है कि इन्होंने जिनसे गठबंधन किया उनको धोखा दे दिया। अब आप शिवसेना का ही देख लीजिए, अकाली दल का ही देख लीजिए, जो बड़े दल हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने उनकी सरकार बनवाने में बहुत भारी मदद की थी। कम से कम 50 से 60 सीटों पर उसका असर था। लेकिन एक छोटी सी बात पर उनको धोखा दे दिया गया। वो यही तो मांग कर रहे थे कि समता मूलक समाज की स्थापना बिना आरक्षण तय किए हुए, बिना इस चीज के तय किए हुए कि उनके लोगों की सहभागिता कैसे होगी। और केंद्र की भी सरकार ने इसी तरीके की चीजें की। आजकल आज तक जो है वो जनगणना जातीय आधार पर क्यों नहीं करा रहे? कराया जाना चाहिए था। तो इन सारी चीजों को समेकित करते हुए समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, सबको हिस्सेदारी देंगे, सबको भागीदारी देंगे, सबका विश्वास लेंगे, सबको विश्वास देंगे और सबके हिसाब से उत्तर प्रदेश के लिए एक विकास का मानक तय होगा। सब कुछ तो होगा लेकिन सबसे ऊपर विकास होगा। ठीक है। तो मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूं कि जोड़ने की राजनीति कीजिए, तोड़ने की राजनीति न कीजिए। और जिनको डर लग रहा है कि इनके जुड़ने से हम टूट जाएंगे तो वो विनाश लीला टूटेगी, आप नहीं टूटेंगे। ठीक है, विनाश लीला। आपके मुताबिक छोटे दलों के लोगों का अगर हित करना है, उनकी भलाई करना है, धरातल पर उतरकर उनके लिए काम करना है तो ये छोटे दलों के साथ गठबंधन मजबूरी नहीं बल्कि बहुत जरूरी है। ऐसे में ये जरूरीपना कांग्रेस को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? प्रदीप जी, सपा तो चलिए सबक लेते हुए इस रास्ते पर निकल चुकी है, लेकिन दशकों से आप लोग सत्ता से बाहर है उत्तर प्रदेश में, बावजूद इसके रणनीति में परिवर्तन लाने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। वजह सर? सिर्फ देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहस चल पड़ी है। एक तरफ गांधीवादी खड़े हैं और एक तरफ गोडसेवादी खड़े हैं। गोडसेवादियों के साथ टेनी महाराज खड़े हैं जो आंदोलनकारी किसानों पर अपने बेटे के साथ मिलकर षड्यंत्र करके गाड़ियां चलाते हैं। एक तरफ वो गोडसेवादी खड़े हैं जो कमल के निशान के साथ थाने फूंक देते हैं, सुबोध सिंह को गोली मार देते हैं। सुबोध सिंह ऐसा इंस्पेक्टर जो कानून व्यवस्था की बात कर रहा था, उसे गोली मार देते हैं। ऐसे लोग खड़े हैं जो लगातार, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे शिक्षक युवा हो, आप नौकरी की बात करते हैं तो उन पर लाठियां चलाते हैं
और लाठियां पुलिस विभाग नहीं, उनके अपने लोग भी व्यक्तिगत उसमें खड़े होकर लाठियां चलाते हैं। वो लोग खड़े होते हैं जो युवाओं को ठगने का काम करते हैं। बेरोजगार युवाओं को रोजगार की बांट निकालने के बाद, चाहे वो नर्सिंग भर्ती घोटाला रहा हो, चाहे पुलिस भर्ती घोटाला रहा हो, चाहे टीटी भर्ती घोटाला रहा हो, चाहे फार्मासिस्ट भर्ती घोटाला रहा हो, घोटालों के साथ मिलकर युवाओं को ठगने की बात करते हैं। इन लोगों का सामना करने के लिए कांग्रेस को भी तो कहीं ना कहीं खड़ा होना पड़ेगा, वो भी मजबूती के साथ। मेरा ये सवाल है सर, कांग्रेस कहाँ खड़ी है? बार बार मैं इस सवाल को रिपीट कर रही हूं। बता तो रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं। हाँ, जवाब तो सुनिए। तो निश्चित तौर पर दूसरी तरफ गांधी के विचारधारा को मानने वाले लोग खड़े हुए हैं, जो 40% राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी ला करके महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेरोजगार युवाओं के साथ लड़ाई लड़ते हैं, उन्हें रोजगार देने की बात करते हैं, कोरोना पीड़ितों की लड़ाई लड़ते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष 3 महीने तक जेल यात्रा करते हैं, महिला उत्पीड़न के समर्थन में खड़ी होकर प्रियंका गांधी जी, चाहे लखीमपुर का मामला रहा हो, चाहे उन्नाव का मामला रहा हो, चाहे हाथरस का मामला रहा हो, लगातार खड़ी नजर आती है। हाँ, निश्चित तौर पर वो राजनीतिक दल जो कभी न कभी गोडसेवादियों के साथ मिलकर इन्होंने सरकारें चलाई हैं, वो राजनीतिक दल जो अपने राजनीतिक कार्यालय कहीं न कहीं गोडसेवादियों के। अच्छा प्रदीप जी, अगर आप लोग जनता के लिए धरातल पर उतरते हुए इस हद तक काम कर रहे हैं, तो ये काम आप लोगों का जनता तक फिर पहुंच क्यों नहीं पाता है? नहीं, बिल्कुल पहुंच रहा है शिल्पा। आप लगातार देखिए, आप जब बात करते हैं कोरोना पीड़ितों की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर कोरोना पीड़ितों के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार न सिर्फ खड़ी रही है, लड़ते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने 3 महीने तक इस अहंकारी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हुए गिरफ्तारी दी है, जेल यात्रा काटी है। चलिए ठीक है। 15,000 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल यात्रा कर चुके हैं, लड़ते हुए कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर ये ठीक है, अब ये जनता तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, ये तो आपका दावा है ना कि पहुंच रहा है, बाकी आगे जनता तय करेगी। ठीक है, आवाम ने तय किया है। अक्षय पटेल जी, इन्होंने 33 साल तक उत्तर प्रदेश को। अश्विनी शाही जी भी मुस्कुरा रहे हैं। अश्विनी शाही जी, पहले आपका रुख करते हुए जवाब दीजिए सर। इनके मुताबिक आपने उत्तर प्रदेश में पिछले 4-4.5 सालों के दौरान कुछ नहीं किया है, कुछ भलाई नहीं की है यहाँ के लोगों की। एक नए राजनीतिक परिवर्तन की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, शाही साहब जवाब आपका। जी, मैं बताना चाहूंगा, अभी हमारे प्रदीप भाई ने बहुत कुछ कहा। उत्तर प्रदेश की धरती पर हम सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार करते हुए विकास की गति को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमने काम करने का बीड़ा उठाया है हमारे कर्मयोगी आदित्यनाथ जी ने, और चारों तरफ हम काम कर रहे हैं। प्रदीप भाई ने कहा, तो मैं एक सवाल खाली पूछूंगा, 2004 से 14 तक इनकी सरकार रही, गोरखपुर में खाद कारखाना बंद था, क्यों नहीं चालू कराया इन्होंने? किसानों के पक्ष में थे। अभी इन्होंने महिला की बात की, उत्पीड़न की। पंजाब में इनकी सरकार है, अभी परसों इन लोगों ने महिलाओं के ऊपर उनकी मांगों को दमन करते हुए किस तरीके से बर्बरता से लाठी चलाई है, ये देखने वाली बात है। राजस्थान के लोग उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यालय के सामने आकर धरना देते हैं, कई महीनों पड़े रहते हैं, क्योंकि वहां पर रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये अगर न करें ये सब बातें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इन लोगों ने जो नारियों का 40% टिकट देने की बात उत्तर प्रदेश में करते हैं और राजस्थान में सिर्फ एक महिला मंत्री बनाते हैं, वहां 40% इनका नहीं रहता है। कोरोना में इन्होंने कहा कि बहुत काम किया, और महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, सबसे ज्यादा लोग वहीं मरते हैं। तो कांग्रेसियों की बात छोड़िए, अब ये लोग पर्दे के पीछे हो चुके, खत्म हो चुके हैं ये लोग। रही समाजवादी पार्टी की बात, कपिल भाई ने बढ़िया कहा कि हमारे दल के साथ में लोग हैं और हम करेंगे। लेकिन कपिल भाई, ठीक है प्रदीप जी आपकी बात आ गई है सर, और भी पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी मुझे जाना होगा, उनका भी रुक करना होगा। प्लीज वन बाय वन। प्रदीप भाई, शाही साहब जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। कपीश जी को मैं कहना चाहूंगा, कपीश भाई बढ़िया है। मैं मानता हूं कि गठबंधन की राजनीति थी, आगे भी रहेगी। ये बहुदलीय व्यवस्था अभी हिंदुस्तान में चलेगी। अब वो किसकी भावना किसके साथ जुड़ती है, किसकी नहीं जुड़ती है, लेकिन आपको पिछले अनुभवों से थोड़ा सा सबक लेना चाहिए कि आपने जिसके साथ गठबंधन किया है उसमें सिर्फ आरएलडी 1.78% की पार्टी रही है, नहीं तो कोई किसी के पास 1% नहीं रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो साथी हैं उनका जो परसेंटेज था उसको लेकर हम चले हैं, और परिवार की तरह हम मानते हैं। उतना
आगे तक अक्षय पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी को कितना मजबूत है अभी जी, इस समय शिल्पा जी, भारतीय एक लाइन जनता में मैं पार्टी खत्म का करना परिवार। चाहता हूं। ठीक है, जल्दी से शाही जी, जल्दी से प्लीज। ठीक है पटेल जी। जी शिल्पा जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रही है। सबके लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देते हुए ठीक है। सभी लोगों को लेकर चल रही है और आने वाले 2022 के चुनाव में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का काम करने जा रही है। कैसे टूटेगा ये रिकॉर्ड पटेल जी? विपक्ष तो कह रहा है कि आप लोगों ने बीजेपी के साथ मिलकर पिछले 4 सालों के दौरान कुछ काम ही नहीं किया है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम हुआ है। तो कैसे टूटेगा ये रिकॉर्ड? भारतीय जनता पार्टी का विकास आज सड़क पे दिख रहा है। जिस गांव की गलियों में सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में एक घुटने घुटने तक के बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे, आज वहां पे चमचमाती हुई रोडें मिल रही हैं। चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कस्बा हो, हम पानी से लेकर के, हम बिजली से लेकर के, हम सड़क तक की बात करें, आज के समय में हर गांव योजनाओं के तहत हर घर में बिजली, हर घर में पानी, हर गली गली में खड़ंजे सड़क, चाहे छोटे सड़कें हो, चाहे बड़ी सड़कें हो, चाहे गांव की गली गुच्छियां कहे हो, नरेगा के तहत इतनी योजनाएं आ गई हैं। और कितने पावर स्टेशन इन 4.5 सालों में कहाँ लगे हैं, जरा पटेल जी बता दीजिए तो मान लें कि आप बिजली पहुंचा रहे हैं। लंबे कार्य हो रहे हैं। ठीक है, 1 बाय 1 सर, प्लीज 1 बाय 1। चलिए ठीक है, आपके सबके अपने अपने दावे। डॉक्टर सुनील कौशिक, आपका रुख करते हुए, तमाम राजनीतिक दलों का आपने सुना, सबके दावे भी आपने देख लिए। ऐसे में कौशिक साहब, आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है? ये जो दल साथ में आ रहे हैं, अब किंग मेकर की पोजीशन में अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या योगी के डर ने सबको मिला दिया है? क्या माना जाए? देखो शिल्पा, ये समझना पड़ेगा कि 2012 और 2007 और 2017 में जिन छोटे राजनीतिक दलों की गठबंधन की बात हुई, उनका गठबंधन में साथ आने के बाद अधिकतर कितनी सीटों का फायदा हुआ, ये समझना पड़ेगा ना। और उत्तर प्रदेश की जनता ने किसी को भी सत्ता में पहुंचाया हो, छप्पर फाड़ के वोट दिए और पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीटें दी। तो यदि उत्तर प्रदेश की जनता का यदि टेस्ट देखेंगे आप, तो मुझे नहीं लगता कि गठबंधन की बहुत महत्ता होती है, क्योंकि जब जनता देती है तो कस के वोट देती है। और समीक्षा कर ली जाए कि इस गठबंधन छोटे छोटे दलों से अधिकतर, पूरी समीक्षा करूं मैं प्रदेश की, तो 50 से 60 सीटों पर प्रभाव पड़ता है। तो 50 से 60 सीटें यदि हम कट भी कर दें, माइनस भी कर दें उसमें से, तो देखेंगे कि गठबंधन को और ज्यादा सीटें मिली। लेकिन अब 2022 का चुनाव है, मैंने अभी भी कहा कुछ राजनीतिक दल 2017 में भाजपा के साथ थे, वो सपा के साथ आ गए हैं, सपा के साथ थे वो भाजपा के साथ चले गए हैं। राष्ट्रीय लेवल पे जो भाजपा के साथ गठबंधन में थे वो आज नहीं है। क्या शिवसेना उत्तर प्रदेश के चुनाव में हस्तक्षेप करेगी? क्या तृणमूल कांग्रेस हस्तक्षेप करेगी? क्या आकर के चुनाव लड़ेगी? क्या शरद पवार जी की पार्टी और नीतीश कुमार जी की पार्टी चुनाव में हस्तक्षेप करेगी? क्या चुनाव लड़ेगी? ये अभी मायने करते हैं। दूसरा, अभी समय है, मैं फिर कह रहा हूं कि जिनके साथ जो गठबंधन की जो बातें हो रही हैं, अभी भी इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। कि जिनके साथ जो गठबंधन में गए हैं, वो अभी बीजेपी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में गए हैं, वो लास्ट चुनाव में भाजपा सपा के साथ ही चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। दूसरा, अभी ओबीसी की पार्टी की अभी रणनीति नहीं है। भागीदारी मोर्चा बना था तो 10-11 राजनीतिक दल साथ आए थे, लेकिन जब आपके जो ओम प्रकाश राजभर जी इनके साथ चले गए तो भागीदारी मोर्चा खत्म हो गया। उनसे जुड़े हुए जो राजनीतिक दल हैं, उनका असर क्या होगा, क्या स्थिति रहेगी, वो किनके साथ जाएंगे अभी। दूसरा बात, आप देखेंगे कि ओबीसी की यदि हम पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की ओबीसी पार्टी में बड़ा अच्छी पकड़ है। क्या वो पकड़ अब भी मजबूत है क्या नहीं, ये भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कुर्मी वोट क्या वास्तव में बीजेपी के साथ जाएगा, अपना दल यदि इसके साथ जुड़ा हुआ है तो। क्या निषाद पार्टी जो समाजवादी पार्टी के साथ जी, वो भी 5-6% यूपी में है, क्या वो भाजपा के साथ डाइवर्ट होगा क्या? तो यदि ओबीसी वोट की हम बात करें और गठबंधन की हम बात करें, तो 10 से 15% वोट ऐसा है जो भाजपा के साथ जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और जो समाजवादी पार्टी के साथ यदि हम बात करें, राजभर जी की बात करें या महान दल की बात करें, महान दल जो केशव देव मौर्य जी हैं, वो मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी,
हाँ। इनका लगता है कि इनका थोड़ा बहुत पकड़ जो बरेली के आसपास, आगरा के आसपास की जो सीटें हैं जहां इनका वोट बैंक है वहां पकड़ है। क्या अभी महान दल के साथ गठबंधन है तो क्या उनका कार्ड बीजेपी के नेताओं के पास है? क्या मौर्य उनके पास हैं, शाक्य सैनी उनके पास नेता हैं, तो क्या वो इनका वजूद जो इन सीटों पे है क्या वो उन नेताओं को लगाएंगे? और जिस तरीके से बूथ सम्मेलन की बात जो हुई है, अमित शाह जैसे गद्दावर नेता को आपने देखा होगा कि बूथ सम्मेलन में लगा दिया, जेपी नड्डा को लगा दिया, राजनाथ सिंह जैसे लोगों को लगा दिया। हाँ। तो अभी भी मुझे लगता है कि कुछ गठबंधन जो दिख रहा है वो चुनाव के समय होते होते गठबंधन की रूपरेखा कुछ और दिखेगी। हाँ, और फिर मैं कह रहा हूं कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, AIM, आजाद समाज पार्टी, आप पार्टी का भी वजूद है। आप पार्टी की क्या स्थिति रहती है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन आचार संहिता से पहले तक मुझे लगता है जनवरी के पहले हफ्ते तक क्या स्थिति बनती है और गठबंधन की रूपरेखा क्या होगी। सीधी टक्कर है वो सपा और बीजेपी के बीच। नहीं, किसकी नहीं, बिल्कुल है। ये तो निश्चित तौर से हो गया कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के, लेकिन कौन सा दल किसके साथ जाएगा। और आज जो घोषणा हुई है प्रसपा के साथ गठबंधन की, हाँ। मैं फिर कह रहा हूं आज, मैंने ये भी कहा था गठबंधन नहीं होगा, लेकिन हो गया है। हाँ। तो अभी भी पेच है इस बात को लेकर के। क्या शिवपाल जी जिन सीटों पे अपना दावा पेश कर रहे हैं, क्या अखिलेश यादव जी उन सीटों को देने के लिए तैयार होंगे? एटा, मैनपुरी, इटावा और फिरोजाबाद, इन 4 जिलों में वो सीटें चाहते हैं। क्या अखिलेश यादव जी उनको देने तैयार होंगे? तो ये सारी कुछ चीजें हैं अभी जहां लगती है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के पास ठीक लोग हैं, समझाने में कामयाब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे ये समय बताएगा। लेकिन अभी कई जगह पेच है, और जब गठबंधन होता है आपने देखा वो घोषणाएं तो हो जाती हैं, लेकिन अंतिम समय में जब सीटों का बंटवारा होता है, नहीं शिल्पा जी ये को समझना पड़ेगा, जब अंतिम समय में जब सीटों का बंटवारा होता है ना, तब भी गठबंधन टूट जाते हैं। कपिल श्रीवास्तव, आपका क्विक रिएक्शन इस पर। देखिए, मैं एक बात सीधी बात कहता हूं कि देखिए कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जो है वो ईश्वर नहीं बैठा है कि आगे कौन सी घटना घटती है। कयासबाजी ही दुनिया कर सकती है, लेकिन हम लोग हकीकत पे इसलिए हैं कि वहां पर हम साथ में हैं, साथ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और बहुत कुछ नीचे काम करने के बाद ही आज मिलन हुआ है और ये बात हो गई कि सीटें तय हो गई हैं। और ये बात भी आपको कह करके जा रहा हूं आपके उससे कि कहीं कुछ नहीं, अभी और जोड़ने की हमारी नीति है, हम उस पर काम कर रहे हैं। तोड़ने की राजनीति जो है वो समाजवादी पार्टी की नहीं। ठीक है, आप सभी लोगों से जल्दी में फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले आपका फाइनल कमेंट, प्रदीप सिंह जी, क्या कहेंगे आप 2022 के मद्देनजर? अब आप गठबंधन तो कर नहीं रहे हैं, ऐसे में एकला चलो की रणनीति के साथ आगे बढ़ते हुए किस हद तक आप लोग कामयाब हो पाएंगे? फाइनल कमेंट आपका, प्रदीप सिंह जी। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के किसानों ने ये तय कर लिया है कि ऐसी सरकार, ऐसे लोग जो किसानों के सीने पर गाड़ियां चढ़ा रहे हैं, नौजवानों ने तय कर लिया है जिन्होंने उनकी बेरोजगारी के साथ कुठाराघात किया, ठगी किया, महिलाओं ने तय कर लिया है कि जिनके साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार किया और लगातार अपराध हमारे खिलाफ बढ़े हैं, ऐसे मुद्दों पर जो राजनीतिक दल उनके साथ खड़ा रहा है, एक नई राजनीतिक विमर्श के साथ एक नई सरकार बनाने की कोशिश होगी। उत्तर प्रदेश की आवाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ खड़ी होगी, हमारी नेता प्रियंका गांधी के साथ खड़ी होगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी के साथ खड़ी होगी। ठीक है, अक्षय पटेल जी, फाइनल कमेंट आपका, आप कितने आश्वस्त? हेलो अक्षय जी, आपका फाइनल कमेंट, कितने आश्वस्त है आप आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को लेकर, अपनी पकड़ को लेकर? चुनाव 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, था और आगे भी रहेगा। आज मैं अपने जनपद, जिस जनपद से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं उस जनपद की बात थोड़ी सी बता दूं। सपा सरकार जब माननीय मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय उन्होंने हमारे जनपद में 2 पुल पड़ते थे, एक चुनार में और एक कछवा में। दोनों का तो शिलान्यास उनके समय में हुआ। उसके बाद बहन मायावती जी की सरकार आई, उसके बाद पुनः फिर श्री अखिलेश यादव जी की पुनः सरकार आई, लेकिन 2 बार लगातार रहने के बावजूद भी उस पुल का लोकार्पण नहीं हो पाया, वो बन नहीं पाया। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी और अपना दल की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, उस दिन तत्काल उस पे
कुछ समय के बाद कार्य प्रारंभ हो गया और आज के समय में चलिए, आप लोगों ने काम किया तो उस काम पर लोग अब मोहर लगाते हैं कि नहीं लगाते, आगामी विधानसभा चुनाव में आप लोगों को दोबारा चुनते हैं कि नहीं चुनते, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव, आपका फाइनल कमेंट। मुस्कुरा रहे हैं सर आप? 100% ठीक है, हमारी सरकार आ रही है। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, अब इन लोगों का समय खत्म हो गया, क्योंकि इन्होंने 15 साल तक ये दुहाई दी थी उत्तर प्रदेश के लोगों से कि हमें आपने 15 साल से सत्ता में दूर रखा है और डबल इंजन की सरकार होगी, चतुर्मुखी विकास करेंगे, लेकिन इन्होंने चतुर्मुखी पतन कर दिया। पहली बार आपने देखा कि मुर्दों को लाइन में लगाया गया, पहली बार आपने देखा कि हिंदुओं की लाशों को अंत्येष्टि का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, कुत्तों ने नोच करके खाया है, और पहली बार आपने देखा कि इलाहाबाद की जो हमारी उच्च न्यायालय है उसने कहा कि यहाँ की स्वास्थ्य चिकित्सा भरोसा राम भरोसे है, और साथ ही कहा कि ये उत्तर प्रदेश सरकार जिनोसाइड कर रही है। योगी जी ने स्वयं 11 मई को अपनी बयानल्पी देकर के कहा कि हाँ, हम झूठ बोल रहे थे, यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, दवा की कमी है, सारी चीजें सामने आई। आज तक इन्होंने अपना कोई शिलान्यास करके उद्घाटन नहीं किया। उत्तर प्रदेश को कोई ऐसा काम नहीं दिया जो कि उत्तर प्रदेश देश में सीना ठोक करके ये कह सके कि हमारा काम। अश्विनी शाही जी, आप अपनी उपलब्धियां गिनवाते थकते नहीं है, विपक्ष आप लोगों की कमियां गिनवाते थकता नहीं है। लंबी चौड़ी लिस्ट आपकी नाकामयाबी को यहाँ पे निकाल रख दी है। क्या जवाब है सर आपका, शाहिद साहब? क्या आपका काम जनता तक पहुंच पाया है? कितने आश्वस्त थे आप लोग? देखिए शिल्पा जी, हमको 2-3 लाइन की बात कहनी है। पहली बार जो है 100 साल में कोरोना आया और नीति आयोग से लेकर WHO ने उत्तर प्रदेश की योगी मॉडल की सराहना की। पहली बार उत्तर प्रदेश में जो है इतने पुरातत्व जो आक्रांताओं द्वारा चीजें की गई थी, इन लोगों ने हज हाउस बनवाने का काम किया, हम लोगों ने उसका जीर्णोद्धार कराने का काम किया, सांस्कृतिक पुरातन संस्कृति को जिंदा रखने का काम किया। विकास के नाम पर हम लोगों ने मतलब जो सारे पैमाने तोड़ दिए, विकास के नाम पर 5-5 हम लोगों ने जो कहा उद्घाटन करके दिखा दिया। और पहली बार ऐसा हुआ था कि मायावती जी के बनवाए यमुना एक्सप्रेसवे का फीता भी अखिलेश जी ने काटा था। ये बहुत पहली बार हुआ था काम। लेकिन उत्तर प्रदेश में कर्मयोगी आदित्यनाथ जी ने, एनडीए के नेता उत्तर प्रदेश में वही है, देश में माननीय जो है प्रधानमंत्री जी हैं, यहाँ पर उनके नेतृत्व में काम चल रहा है और उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने पर हम लोग तत्पर हैं और हम लोग अपने टूर्वे के साथ उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाएंगे। ठीक है, और इन्होंने डॉक्टर सुनील कौशिक, आपका फाइनल कमेंट। आरोप प्रत्यारोप के बीच हकीकत क्या है, जनता कैसे समझे? देखो शिल्पा, हम लोग डेली डिबेट करते हैं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं पिछले 15 दिन से कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के चेहरे पर कॉन्फिडेंस आता जा रहा है और भाजपा के प्रवक्ताओं के चेहरे पर थोड़ी सी चिंता की लकीरें हैं। तो ये अब सब थोड़ा सा समय है अभी इलेक्शन में, लेकिन कोई चिंता नहीं कौशिक जी, नहीं मुझे लग रहा है अश्विनी जी अभी भी आप बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और अभी आप इलेक्शन में जाएंगे रहेगा। नहीं बिल्कुल ठीक है, रहना चाहिए। ये कम से कम आपके फॉलोवर हैं, जनता है, सुनती है। छोटे दल इन बड़े दलों की नैया पार लगा पाएंगे? कौशिक साहब, जल्दी से समय है, हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ इलेक्शन लड़ने की आवश्यकता बीजेपी को भी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल मिलाकर छोटे दलों का साथ अब 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी लगाएगा नैया पार, इसके लिए करना होगा इंतजार। सबके अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। अब जनता किस पर कितना विश्वास करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.